हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है कंपाउंड जनरेटर। जनरली आपको ये टॉपिक बहुत ही अंडररेटेड रहता है और आपको नेट पे या फिर बुक्स में कंपाउंड जनरेटर के ऊपर बहुत स्मॉल लेक्चर्स मिलते होंगे या बहुत लिमिटेड आर्टिकल मिलता है। ठीक, और कंपाउंड जनरेटर इधर जो ट्रेंड हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाने लगा है, स्पेशली जो आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं या फिर यूपीपीसीएल टाइप हो गया या डीआरडीओ हो गया। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा कंपाउंड जनरेटर अब पूछे जाने लगा है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है, इसलिए इसके क्वेश्चंस फंसने के चांसेस बहुत रहते हैं और ये जो है जल्दी बुक्स में मिलता नहीं है, इसीलिए इस पे स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे कंपाउंड जनरेटर वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग सीखेंगे वोल्टेज रेगुलेशन की प्रॉपर्टी, सीखेंगे कि कंपाउंड जनरेटर की वोल्टेज रेगुलेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपाउंड जनरेटर्स या कंपाउंड मशीन क्या होते हैं, ये मैं फैमिली ऑफ डीसी मशीन में आपको बता चुका हूँ। इस लेक्चर में ये लेक्चर क्यों अलग है, इसके अंदर हम लोग केवल और केवल कंपाउंड जनरेटर के करैक्टरिस्टिक के बारे में वर्क करेंगे। यानी कि जैसे अभी तक मैंने आपको शंट के एक्सटर्नल करैक्टरिस्टिक बता दिए थे, शंट सीरीज जनरेटर के, प्लस हमने उनके मैग्नेटाइजेशन कर्व देखे थे और इंटरनल कर्व देखा था, लेकिन कंपाउंड जनरेटर के बारे में कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की गई थी। तो ये जो है एक सेपरेट लेक्चर है जिसके अंदर केवल हम लोग कंपाउंड जनरेटर्स के वोल्टेज रेगुलेशन और कह सकते हैं एक्सटर्नल कर्व, इंटरनल कर्व, इन सबको हम बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। जरा जल्दी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी कंपाउंड जनरेटर की, जब हमारे पास अगेन सीरीज और शंट जनरेटर चल रहे थे, यहाँ पे सीखने को मिलेगा इस लेक्चर में। दूसरी चीज़, कैसे कंपाउंड जनरेटर ने सॉल्व करी जो प्रॉब्लम चलती आ रही थी पुअर वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, और तीसरी चीज़ कि हम लोग कैसे इफेक्ट कंट्रोल करते हैं कंपाउंडिंग का और उसके इफेक्ट कंट्रोल, यानी कंपाउंड जनरेटर्स में जो कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और उसके कंट्रोल करने का क्या असर होगा आउटपुट पे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए नीड की, कि मतलब हमें ज़रूरत क्या पड़ी, यानी कि नीड, सबसे पहले हम लोग नीड की बात कर लेते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हमारे पास दो जनरेटर ऑलरेडी थे, यानी कि अगर सेल्फ एक्साइटेड कंडीशन में चले जाओ, सेल्फ एक्साइटेड में, ठीक है, तो हमारे पास दो जनरेटर पहले से मौजूद थे, एक था सीरीज, ठीक है, और एक था शंट। ठीक, ये दो जनरेटर हमारे पास पहले से मौजूद थे। लेकिन हुआ क्या, जब हमने वोल्टेज रेगुलेशन देखा, आप इसके लिए मेरा पुराना लेक्चर देख सकते हो जिसमें मैंने वोल्टेज रेगुलेशन बताया था। तो वोल्टेज रेगुलेशन जब सीरीज का देखा तो कुछ इस तरीके कर्व आया था, ये देखिए, ये, ठीक, और शंट का जब देखा यहाँ पे ये वीटी था और ये था आईए। क्लियर हो गया, आईआईटी। इसी तरीके जब हमने शंट का वोल्टेज रेगुलेशन देखा तो उस केस में क्या देखा गया कि शंट का जो वोल्टेज रेगुलेशन था, ये डॉट थी, ये नो लोड वोल्टेज था वीटी, और यहाँ से ही डाउन होना शुरू हो गया था, ये है आईए। तो जैसे जैसे हमने लोड करंट को बढ़ाया दोनों केस में, तो इस केस में अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात करें तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन था, पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक, और इस केस की बात करी जाए तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन था, ये मैंने पुराने लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक, तो देखा जाए दोनों के दोनों केसेस में जो तुम्हारा वोल्टेज है, वोल्टेज रेगुलेशन जो हम आइडियली क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं आइडियली हमारा वोल्टेज रेगुलेशन जीरो होना चाहिए। अगर वोल्टेज रेगुलेशन जीरो है तो मैं कह सकता हूं कि वो जो सोर्स है वोल्टेज का, वो क्लोज टू आइडियल वोल्टेज सोर्स है। इसके ऊपर भी मैं वोल्टेज सोर्स वाला जो लेक्चर है उसमें ये चीज डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, तो अब हुआ क्या कि जो सीरीज और शंट के जो दोनों के दोनों जनरेटर थे, उन केस में वोल्टेज रेगुलेशन एक में पॉजिटिव मिल रहा था और एक में नेगेटिव मिल रहा था। ये तो बहुत ही खतरनाक था, इसीलिए इसको हम इस्तेमाल नहीं करते डीसी सीरीज जनरेटर का। शंट जनरेटर मैक्सिमम यूज करे जा रहे थे, लेकिन शंट में भी जैसे जैसे लोड करंट बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे वोल्टेज जो ड्रॉप था, यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज फिक्स रहना चाहिए था वो फिक्स ना रह के डाउन होता जा रहा था। इसकी दो वजहें थी। दो वजहें क्या थी इसके, यानी कि पुअर वोल्टेज रेगुलेशन होने के? एक पहला रीजन था वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, और दूसरा रीजन था वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू आर ए, यानी कि ओमिक लॉसेस। ठीक है, और ओमिक लॉसेस, वी ओमिक लॉसेस। ठीक है, ये वजहें थी। ठीक है, ये भी हम लोग पुराने लेक्चर में मैंने बताया था। और दोनों की दोनों जो वजहें थी, आर्मेचर रिएक्शन हुआ चाहे वोल्टेज ड्यू टू ओमिक लॉसेस कारण हुआ, जो कि कितना होता है, आई ए आर ए होता है। दोनों के दोनों केसेस में ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था करंट के, आर्मेचर करंट के, और ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। ठीक, तो क्योंकि दोनों के दोनों जो लॉसेस थे, यानी वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा था वो आर्मेचर करंट के थे, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी चीज़ है आर्मेचर करंट बढ़ेगा। तो इसीलिए क्या था, जो शंट जनरेटर थे, शंट जनरेटर, उनका क्या था, वोल्टेज रेगुलेशन वो कौन सा शो कर रहे थे, पुअर वोल्टेज रेगुलेशन शो कर रहे थे। पुअर का मतलब मोर देन जीरो, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन जो था वो ग्रेटर देन जीरो था और बढ़ता ही जा रहा था। जैसे जैसे तुम ये बढ़ाते जाओगे करंट, उतना ज़्यादा वोल्टेज
वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा। या ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये प्रॉब्लम थी आपके शंट जनरेटर तार। अच्छा, सीरीज़ की मैंने बता दिया, सीरीज़ के केस में क्या था, सीरीज़ केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या था, नेगेटिव था, जो कि हम यूज़ ही नहीं करते। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे तुम लोड बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका वोल्टेज राइज अप करता जाएगा विदाउट लोड की कंडीशन के कंपैरिजन में। ठीक, जैसा कि ये डायग्राम बता रखा है कि अगर नो लोड है तो जीरो वोल्टेज था, जैसे ही तुमने लोड बढ़ाना शुरू करा तो वोल्टेज बढ़ना शुरू हो गई। ये जो होता है ये अनडिजायर्ड होता है, इस तरीके की जनरेटर हम कभी भी यूज़ नहीं करते। ठीक, तो इसीलिए सीरीज जनरेटर तो छोड़ ही दो, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया था। तो ये दोनों प्रॉब्लम थी। तो इंजीनियर के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हम एक ऐसा जनरेटर बनाएं जो हमें कांस्टेंट वोल्टेज दे सके, यानी एक आइडियल वोल्टेज सोर्स का हम बना सकें, आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो उसी की एक चेज थी आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाने की। तो वहाँ पे एक आइडिया दिया एक इंजीनियर ने, उन्होंने कहा कि देखो शंट वाला जो है, अगर मैं शंट वाइंडिंग फील्ड वाइंडिंग यूज़ करता हूँ तो उस केस में मुझे डाउनफॉल मिलता है वोल्टेज रेगुलेशन का, यानी कि पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। ठीक, अगर मैं सीरीज यूज़ करता हूँ, सीरीज जनरेटर, तो उस केस में मुझे राइज मिलता है। ठीक, यहाँ पे डाउन हो रहा है वोल्टेज नो लोड से, यहाँ पे नो लोड से वोल्टेज राइज हो रहा है, यानी कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, नेगेटिव है। तो अगर जो इंजीनियर ने सोचा कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, यानी कि एक ऐसा जनरेटर बनाएं जिसके अंदर क्या हो, सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी हो, ठीक है, प्लस शंट फील्ड वाइंडिंग भी हो, शंट फील्ड वाइंडिंग भी हो। अगर ऐसा कोई जनरेटर अगर हम लोग बना सके तो उस केस में क्या होगा, इसका डाउनफॉल और इसका राइज फॉल दोनों मिलके एक कांस्टेंट दे देंगे वोल्टेज, या कह सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जब मिलेंगे तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू जीरो के अप्रॉक्स, यानी कि ये क्या होता है, आइडियल केस। यही तो हमारे डिजायर्ड है। ठीक, और क्या कह सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। तो यही हमारे डिजायर्ड है आइडियल वोल्टेज सोर्स का। तो यहाँ पे हम लोग पहुंच सकें डिजायर्ड वाले पे। तो यहाँ से जन्म होता है कंपाउंड जनरेटर का। यहाँ से जो ये जो आइडिया था जो इंजीनियर ने दिया, उसने कहा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा जनरेटर बनाएं जिसमें दोनों वाइंडिंग यूज करें, और यहाँ से हम लोगों ने जन्म हुआ, यानी कि जिसमें दोनों वाइंडिंग होती हैं, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग और शंट फील्ड वाइंडिंग। वो कौन से जनरेटर, वो होते हैं कंपाउंड जनरेटर, वो होते हैं आपके कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो यहाँ से जन्म होता है कंपाउंड जनरेटर्स का। तो ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी कैसे जन्म होता है। ठीक, तो ये चीज़ मैंने क्लियर कर दी कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, क्या क्या दोनों के जो कंपाउंड जनरेटर होते हैं उसमें शंट का जो मैं शंट की जो कर्व था और सीरीज की जो प्रॉपर्टी, दोनों को मिला के हमने इसको तैयार कर दिया। ठीक, अच्छा, कंपाउंड जनरेटर की अगर बात कर ले तो उसमें क्या होता है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द फील्ड पोल, एक फील्ड पोल को अगर पकड़ लें, जैसे कि नॉर्थ बना रहा है समथिंग, ठीक है, तो इसमें एक वाइंडिंग होती है मोटे टर्न की, थिक वायर की, ये मैं बता चुका हूँ अगेन। ठीक है, थिक वायर की एक वाइंडिंग होगी और एक वाइंडिंग होगी आपके पतले टर्न की, ठीक है, थिन वायर की, इस तरीके से ये हो गई। ठीक, ये हो गई तुम्हारी थिन वायर की वाइंडिंग। क्लियर हो गया। तो ये जो थिन वायर की नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, ये कौन सी होती है, ये होती है तुम्हारी शंट फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग होती है। और जो थिक वायर के कम टर्न्स की वाइंडिंग होती है वो होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है ये क्या होती है, ये पैरेलल में कनेक्ट होती है, ये पैरेलल में कनेक्ट होती है किसके साथ, आर्मेचर के साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। ठीक है, और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये क्या होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड होती है, सीरीज में किसके साथ, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ। डायग्राम वोग्राम सब मैं बता चुका हूँ फैमिली में। ठीक, तो हुआ क्या कि जो शंट मशीन थी, देखो एक चीज बड़ी ध्यान से देखने वाली है, जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग मैं बात बताने वाला हूँ कि जो कंपाउंड जनरेटर थे उन्होंने क्या करा, शंट जो मोटर थी, शंट जो मशीन थी, शंट जनरेटर था, उसको ही एडवांस कर दिया। यानी कि जो शंट जनरेटर थे, हमने क्या करा, शंट के अंदर सीरीज को ऐड कर दिया, सीरीज को ऐड कर दिया शंट के अंदर। ध्यान से समझना, सीरीज के अंदर शंट को ऐड नहीं करा है, शंट के अंदर सीरीज वाइंडिंग को ऐड करा है। दोनों में डिफरेंस है, आगे बताएंगे, ये चीज क्लियर करूंगा मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं। ठीक है, तो शंट के अंदर सीरीज को ऐड कर दिया है, और ये जो उन्होंने कितनी सीरीज का इफेक्ट ऐड होगा, इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंडिंग। यानी कि कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि दो चीजों का मिक्सचर। तो भाई हमने मिक्सचर क्या करा है, शंट के अंदर सीरीज का मिक्सचर करा है। तो कंपाउंडिंग जो होती है, कंपाउंडिंग वो बताती है लेवल ऑफ सीरीज मिक्सचर, सीरीज मिक्सचर मतलब सीरीज वाइंडिंग का जो इफेक्ट है या सीरीज मशीन का जो इफेक्ट है वो किस लेवल तक हावी है शंट मशीन पे। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। तो हमने क्या करा, कितने डिग्री तक कंपाउंडिंग की है, यानी कि ये जो टर्म होती है नंबर ऑफ मतलब कंपाउंडिंग का लेवल क्या है। ठीक, तो कंपाउंडिंग का लेवल, यानी कि अगर तुमसे कहा जाए कंपाउंडिंग लेवल, ठीक है, तो ये लेवल जो होता है ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करा जाता है किससे, सीरीज वाइंडिंग के इफेक्ट से। सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो तुमने यूज करी है उसके इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। ये बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने कंपाउंड जनरेटर बनाने की सोची इंजीनियर के सुझाव से। अब जो कंपाउंड जनरेटर बनाने चले तो उसमें क्या करा, हमने कहा कि
जो शंट जनरेटर्स थे उसी के अंदर हम सीरीज को ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि देखो इसका एक रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, अगर इस कर्व से ही देखो तो जो तुम्हारा शंट जनरेटर है वो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन दे रहा है, जो कि एक प्रैक्टिकल कंडीशन में वैलिड है, मतलब यूज करा जा सकता है। लेकिन सीरीज जनरेटर तो कभी यूज ही नहीं किया जा सकता। तो सीरीज जनरेटर को हम लोग सीरीज जनरेटर को एज अ बेस जनरेटर लेके नहीं चल सकते थे, इसीलिए हमने बेस कैसे लिया, शंट को लिया। शंट के अंदर सीरीज का इफेक्ट डालेंगे, तो जितना इफेक्ट सीरीज का डालोगे, ठीक है, उतना ही तुम्हारी कंपाउंडिंग होगी। ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर बात करी जाए कंपाउंड जनरेटर की, तो वो मिक्सचर होते हैं किसके, सीरीज 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 के सीरीज जनरेटर के प्लस शंट जनरेटर के। ठीक है, शंट जनरेटर, इसमें जो शंट जनरेटर था इसे बना दिया गया बेस, और जितना ये सीरीज तुम ऐड करोगे इस शंट जनरेटर के अंदर, ये जो ऐड होता है यानी कि परसेंटेज और डिग्री, किस डिग्री तक तुमने सीरीज वाइंडिंग सीरीज के इफेक्ट को हावी होने दिया शंट जनरेटर पे, ये कहलाता है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, क्लियर हो गया। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर इसी के ऊपर जरा और चले जाएं कि कंपाउंडिंग का लेवल कैसे वेरी कर सकते हैं। ठीक, तो हमने क्या करा, मैंने तुम्हें ये डायग्राम बताया था, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखो। इसमें हमने क्या करा है, सीरीज वाइंडिंग के 2 टर्न्स लिए हैं। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्न्स, जो नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, यही तो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। देखो सीरीज का जो करंट है सीरीज वाइंडिंग में, वो तो आर्मेचर करंट के हिसाब से होगा, क्योंकि इक्वल टू होगा आइए, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जो है इन्हें मैं कंट्रोल कर सकता हूं। ठीक, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है सीरीज वाइंडिंग कितनी करी है, ये डिसाइड करती है कितना लेवल ऑफ कंपाउंडिंग है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो अगर लेवल ऑफ कंपाउंडिंग की बात करी जाए, लेवल ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है, लेवल ऑफ कंपाउंडिंग, तो अगर क्या है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा है, अगर अगर नंबर ऑफ टर्न्स की बात की जाए, नंबर ऑफ टर्न्स सीरीज में, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर किस में, एक मिनट वेट, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, लेवल ऑफ कंपाउंडिंग, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक, वो किसके, सीरीज वाइंडिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सीरीज वाइंडिंग, जो सीरीज वाइंडिंग मैंने की है कंपाउंड मशीन में, अगर उसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज़्यादा है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, अगर उसके इंक्रीज कर दोगे, यानी कि लार्ज टर्न ले लिया अगर तुमने, लार्ज टर्न्स, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है सीरीज वाइंडिंग के कंपाउंड मशीन्स में। दूसरा केस क्या हो सकता है, स्मॉल टर्न्स हो सकते हैं, स्मॉल और लेस टर्न्स, ठीक है, लेस टर्न्स, यानी कि तुमने जो सीरीज वाइंडिंग यूज़ करी है, जो फील्ड वाइंडिंग में जो मैंने देखा था इस तरीके की बनाया था, और ये हमने 2 टन लिए थे। ठीक है, अगर 2 की जगह मैंने क्या करा, 2 टन की जगह क्या करा, 4 टन ले लिए, तो इस केस में आ जाएंगे। यानी कि लार्ज टन तुमने लिए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस टाइप की मशीन्स को हम लोग कहेंगे ओवर कंपाउंडिंग मशीन्स। ओवर कंपाउंडिंग मशीन, बहुत ध्यान से समझते रहना, बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इससे आसान तरीके से आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओवर कंपाउंडिंग हो गई, ओवर कंपाउंडिंग। और दूसरा क्या, अगर कम टर्न्स लिए हुए हैं सीरीज वाइंडिंग में, तो क्या हो जाएगा, अंडर कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडिंग मशीन, अंडर कंपाउंडेड। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो अंडर कंपाउंडेड, ओवर कंपाउंडेड समझ में आ गया होगा। अगर तुमने क्या करा, नंबर ऑफ टर्न्स सीरीज वाइंडिंग के कम लिए हुए हैं काफी, तो ऐसे केस में क्या होगा, अंडर कंपाउंडेड कहलाएगी। अगर तुमने टर्न्स ज्यादा ले लिए हैं तो ओवर कंपाउंडेड कहलाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो इतनी चीज क्लियर हो गई, यानी कि ये हो गया, अगर तुम डीसी जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर बना रहे हो और तुम टर्न्स के बेसिस पे उसके बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर तुमने नंबर, देखो क्या होता है अगर आपने टर्न्स ज्यादा बढ़ा ली, देखो अगर बात करिए टर्न्स का क्या रोल है, क्यों टर्न्स से मशीन का बिहेवियर बदल जाएगा, वो ओवर कंपाउंडिंग या अंडर कंपाउंडिंग हो जाएगी। तो देखो जो टर्न्स होते हैं, इस बात को समझ लो, जो टर्न्स होते हैं, ठीक है, टर्न्स, वो किस में रोल प्ले करते हैं, वो रोल प्ले करते हैं फ्लक्स बनाने में। फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, फाई सीरीज, यानी कि जो सीरीज वाइंडिंग का जो फ्लक्स होगा वो कौन कंट्रोल करता है, वो नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न से कंट्रोल किया जाता है। तो अगर टर्न्स जो होंगे ज़्यादा होंगे, अगर मैं टर्न्स को इंक्रीज कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, फाई सीरीज जो होगा वो राइज अप कर जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू फाई शंट। ठीक है, तो फाई शंट से ज़्यादा हो जाएगा फाई सीरीज, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कंपाउंडिंग का इफेक्ट है वो हावी हो जाएगा, यानी कि सीरीज इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा शंट के इफेक्ट से। तो इस केस को, इस तरीके के पर्टिकुलर केस को हम लोग कहेंगे ओवर कंपाउंडिंग, ओवर कंपाउंडिंग। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो टर्न्स के इंक्रीज करने से फ्लक्स राइज अप कर जाएगा। ठीक है, तो अगर फ्लक्स जो है सीरीज वाइंडिंग का फ्लक्स शंट वाइंडिंग के फ्लक्स पे हावी है, यानी कि उसके ऊपर उसको इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा है, तो ऐसी मशीन को हम लोग कहेंगे ओवर कंपाउंडिंग। अगर क्या है, सीरीज का जो फ्लक्स है फाई सीरीज वो कम है, यानी कि उसका जो इन्फ्लुएंस है शंट पे कम है, तो ऐसी मशीन को हम लोग कहेंगे अंडर कंपाउंडेड, अंडर कंपाउंडेड। ठीक, क्लियर हो रहा है यहाँ पे। और अगर इस तरीके का है कि जो सीरीज का जो फ्लक्स है
वो लगभग लगभग कंपेरेबल है शंट के फ्लक्स के। तो ऐसे केस के मशीन को हम लोग कहते हैं फ्लैट कंपाउंडिंग मशीन। समझ में आ गया? तो फ्लैट, ओवर और अंडर, ये 3 केस हो गए। यानी कि अगर दोनों मशीन का जो शंट और सीरीज का जो फ्लक्स है वो लगभग लगभग कंपेरेबल है तो वहाँ पे फ्लैट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सीरीज के बेसिस पे, ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी जो मशीन्स है वो कैसी है। तो अगर फ्लैट कंपाउंडेड मशीन, अगर मतलब अंडर कंपाउंडेड ले रहे हो तो उसमें सीरीज वाइंडिंग का जो टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, ये वाले सीरीज वाइंडिंग के जो टर्न्स होंगे उनको तुम कम रखोगे। ओवर कंपाउंडिंग ले रहे हो तो इनके टर्न्स को बढ़ा दोगे, इस तरीके से। ठीक, क्लियर होगा यहाँ पे? ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हमने ये सीख लिया है कि कैसे ओवर कंपाउंडिंग मशीन डिजाइन होती है ऑन द बेसिस ऑफ टर्न्स, ठीक, और इसी तरीके से कैसे अंडर कंपाउंडिंग मशीन भी बनती हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करेंगे कि कर्व की बात कर लेते हैं। ठीक है, कर्व और वोल्टेज रेगुलेशन को सीखते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन और कर्व का कैसे डिसाइड होता है। ठीक, तो कर्व अगर बना लेते हैं, जल्दी से देखते हैं कि कर्व कैसे बनेंगे इनके, जरा इसको देख लेते हैं। तो कर्व के लिए अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज हम लोग देखने जा रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व देखने जा रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेशन कर्व। ठीक है, रेगुलेशन कर्व्स को देखेंगे यहाँ पे, प्लस या फिर इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल कर्व भी कह सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल कर्व। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो देखो, एक्सटर्नल कर्व या वोल्टेज रेगुलेशन कर्व जो होंगे वो बेसिकली 3 कंपाउंड जो हमने अभी तक देखा, जो हमने कंपाउंड जनरेटर देखे उन्हें हमने किसने 3 कैटेगरी में बांट दिया। क्लियर हो गया? एक कैटेगरी है ओवर कंपाउंड मशीन, ओवर कंपाउंड, एक है अंडर कंपाउंड और एक है तुम्हारी फ्लैट। ठीक है, फ्लैट कंपाउंड। इसके अंदर क्या है ओवर में, इसमें जो सीरीज का इफेक्ट है, जो फाई सीरीज कह सकते हो, ठीक है, जो ये इसको ऐसे लिख देते हैं, सीरीज का जो इफेक्ट है वो डोमिनेंट है शंट के इफेक्ट से। क्लियर हो रहा है? इसमें क्या है, सीरीज का जो इफेक्ट है, सीरीज इफेक्ट वो क्या है, लगभग लगभग कंपेरेबल है शंट के इफेक्ट के। ठीक है, शंट के इफेक्ट के। क्लियर? और अगर इसकी बात करी जाए अंडर कंपाउंड की, तो इसमें जो सीरीज का इफेक्ट है, सीरीज का इफेक्ट वो लेस देन है शंट के इफेक्ट के। ठीक है, ये शंट के क्लोज होगी, ये सीरीज के क्लोज होगी और ये न्यूट्रल होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ऐसे केस में यानी कि हमने 3 कैटेगरी बांट दी। अब जल्दी से उनका कर्व देख लेते हैं, कर्व किस तरीके से बनेगा। ठीक, तो देखो, अगर कर्व की बात की जाए दोनों के, तो उसको बना लेते हैं। अगेन यहाँ पे हमने एक वाई एक्सिस ले लिए और ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये ले लेते हैं आर्मेचर करंट, ठीक, और ये ले लेते हैं वोल्टेज। ठीक है, ये पर्टिकुलर है नो लोड वोल्टेज यानी कि वीटी ले लेते हैं। ठीक है, अब ये तुमने वीटी ले लिया है, ये लाइन आ गई। ठीक, अब देखो क्या होगा अगर तुम्हारा, अब हम बात करते हैं यहाँ से हमारी मोटर स्टार्ट होगी। ठीक है, नो लोड पे वोल्टेज मिलेगा, यस जरूर मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स कटिंग एक्शन कंटिन्यूस चल रहा होगा। सीरीज वाइंडिंग में अगर नो लोड की बात करते हैं, यानी कि अगर आई इक्वल टू 0 कर दोगे, ऐसे केस में फाई सीरीज जो होगा वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन फाई शंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि शंट फ्लक्स रहेगा। तो ऐसे केस में मुझे वोल्टेज मिलता रहेगा, तो नो लोड वोल्टेज मिल गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे पहले ओवर कंपाउंडिंग मशीन की, ओवर के केस में क्या था, सीरीज का इफेक्ट जो था वो शंट के इफेक्ट पे हावी था। तो यानी कि जो सीरीज का जो एक्सटर्नल कर्व होता है, सीरीज का एक्सटर्नल कर्व कैसे होता है, जल्दी से बताओ। तो देखो, सीरीज का हमने बताया था, जो सीरीज का एक्सटर्नल कर्व ऑफ सीरीज मशीन, सीरीज जनरेटर, तो वो कैसा था, कुछ इस तरीके का था। जल्दी से देख लेते हैं, ये राइज अप करता जा रहा था ये। ठीक, तो ये था सीरीज का वीटी और आई। क्लियर हो गया? तो अगर तुम ओवर कंपाउंडिंग में जाओगे, ओवर कंपाउंडिंग, तो इसके अंदर क्या होगा, जो सीरीज का इफेक्ट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा शंट के इफेक्ट के। तो जनरेटर क्या करेगा, वोल्टेज वीटी से राइज अप करता चला जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्टेज राइज अप करता चला जाएगा। ये हो गया तुम्हारा सीरीज यानी कि ओवर कंपाउंडिंग मशीन, ओवर कंपाउंडिंग का मतलब सीरीज इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है शंट पे, तो ऑब्वियस सी चीज है, जो तुम्हारा जनरेटर है वो किसके कर्व को फॉलो करेगा, मतलब सीरीज की तरफ, थोड़ा थोड़ा सीरीज की तरफ झुक जाएगा और सीरीज के वोल्टेज रेगुलेशन कर्व को फॉलो करने लगेगा। बस अंतर क्या है कि जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी कंपाउंड मशीन है। क्लियर हो गया? तो जीरो पे फाइव सीरीज जीरो होगा, लेकिन फाइव शंट मौजूद होगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अगर हम बात करें अंडर कंपाउंडिंग की, तो अगर अंडर की बात कर लेते हैं, इसको भी समझ लो। अगर अंडर कंपाउंडिंग मशीन की बात करोगे, तो अंडर में क्या होता है, शंट का इफेक्ट ज्यादा होता है सीरीज के मुकाबले। तो ऐसे में कर्व क्या करेगा, सीरीज की जगह शंट के कर्व को फॉलो करेगा। शंट का कर्व कैसा था, जल्दी से देखते हैं। ये वीटी है, ये आई है, ठीक है, और ये तुम्हारा न्यूट्रल लाइन है। तो ऐसे में शंट क्या रहा था, डाउन हो जा रहा था ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन के वोल्टेज ड्रॉप के कारण। तो ऐसे में कर्व जो होगा वो शंट के इफेक्ट को फॉलो करेगा और यहाँ से ये डाउन हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो शंट के कर्व को फॉलो करेगा और ये अपने आप को क्या करेगा, डाउन कर देगा। ठीक, समझ में आ गई होगी इतनी बात। ठीक, ये हो गया तुम्हारा अंडर कंपाउंडेड, ये हो गई अंडर कंपाउंडेड। क्लियर हो गया?
और जो बीच की चीज़ है यानी कि फ्लैट कंपाउंडेंट की अगर बात करें, फ्लैट, तो फ्लैट में क्या होगा, सीरीज और शंट ये दोनों का जो इफेक्ट होगा वो एक दूसरे के मैचअप कर जाएगा। तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, बीच का रास्ता फॉलो करेगा और कर्व कुछ इस तरीके के अपने कर्व को यानी कि न्यूट्रल यानी कि वीटी की वैल्यू को लगभग लगभग अपनी मेंटेन करेगा। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो ये हो गया फ्लैट कंपाउंडेड, फ्लैट कंपाउंडेड मशीन। क्लियर हो गया यहाँ पे? ये 3 कर्व हो गए। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो ये मैंने कर्व जो बनाया है इसके अंदर अगर शंट को भी बना लिया जाए, शंट के कर्व को, तो शंट का कर्व कहाँ जाएगा, तो शंट का कर्व और नीचे जाएगा। ये हो गया तुम्हारा शंट। क्लियर हो गया? ये हो गया शंट। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो अंडर कंपाउंड है ये शंट की तरफ को तो फॉलो करेगा, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग भी इफेक्ट है, यानी कि इसके अंदर जो है वो 5 सीरीज का भी इफेक्ट इन्वॉल्व है प्लस 5 शंट का। तो इसीलिए क्योंकि 2 फ्लक्स इन्वॉल्व है तो इतना वीकेज नहीं हो पाएगा, यानी कि जो आर्मेचर रिएक्शन और जो ओमेग लॉसेस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप शंट में हो रहे थे, इतने ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप जो होंगे अंडर कंपाउंड मशीन में नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर जो सीरीज का जो फ्लक्स है वो क्या करेगा, वो जो तुम्हारे आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट है उसे थोड़ा न्यूलिफाई कर देगा, उसे रिड्यूस कर देगा। मतलब इतना डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, फ्लक्स इतना रिड्यूस नहीं होगा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट से कि आपका जो अंडर कंपाउंड मशीन है वो शंट को फॉलो करे। तो इसीलिए ये कर्व जो होता है वो शंट से थोड़ा सा ऊपर रहता है, और इसीलिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अंडर कंपाउंड मशीन में वो शंट के मुकाबले कम वोल्टेज ड्रॉप होता है लोड करंट बढ़ने पे या आर्मेचर करंट के राइज अप होने पे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां से अगर वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर लें जल्दी से, तो वोल्टेज रेगुलेशन को देख लो। तो वोल्टेज रेगुलेशन इन कंपाउंड जनरेटर्स, कंपाउंड। अच्छा एक बात याद रखना, ये जितने भी मैं बता रहा हूं ये हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव की, क्यूमुलेटिव कंपाउंड की। आगे मैं डिफरेंशियल का भी आपको बता दूंगा। यहाँ हम बात कर रहे हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड की, क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर्स। ठीक है, ध्यान से समझना। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या हुआ, 5 शंट प्लस 5 सीरीज, यानी कि दोनों के दोनों जो फ्लक्स होंगे, यानी कि जो मैंने ऊपर आपको डायग्राम बनाया था ये वाला, इसके अंदर जो सीरीज वाइंडिंग के जो फ्लक्स है और जो शंट है यानी कि 5 सीरीज, ये क्या है, सपोर्ट कर रहा है, एडअप हो जाएगा 5 शंट के साथ। इस तरीके का जो मशीन होती है उन्हें हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, क्योंकि क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब देखते हैं, यानी क्यूमुलेटिव कंपाउंड की बात कर लें तो 3 केस हो गए। यानी कि हमने क्या करा था, एक था ओवर कंपाउंड मशीन, ओवर, एक थी फ्लैट कंपाउंड मशीन, फ्लैट, और एक कौन सी थी, एक थी तुम्हारी अंडर कंपाउंड मशीन, अंडर कंपाउंड। ठीक है, तो ओवर के केस में क्या था, जो शंट, जो सीरीज इफेक्ट था वो क्या था, डोमिनेट कर रहा था शंट के इफेक्ट पे। क्लियर? इसमें क्या था, सीरीज का जो इफेक्ट था वो ऑलमोस्ट इक्वल था शंट के इफेक्ट पे, और अंडर में क्या था, जो सीरीज का इफेक्ट था वो लेस था शंट के इफेक्ट से। ठीक है, तो वैसे ही वोल्टेज रेगुलेशन होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा तो वी नो लोड। ठीक, देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, ये तुम्हारा क्या है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये दिखा रहा है वी नो लोड को, और ये दिखा रहा है वी फुल लोड को। अगर फॉर एग्जांपल अगर ये वाली लाइन में ड्रॉ करता हूँ आई फुल लोड की, ठीक है, फुल लोड करंट की, तो ये वी फुल लोड, इसका ये वी फुल लोड, ठीक, और इसका ये वाला पॉइंट वी फुल लोड। क्लियर हो गया? तो सबका वी नो लोड का पॉइंट सेम है। ठीक, अब जरा इसको समझते हैं। तो देखो वी नो लोड सीरीज, ये ओवर कंपाउंड मशीन की अगर बात करो, इसको ध्यान से देखो, तो नो लोड कम है और फुल लोड ज्यादा है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मार्क कर दो, नो लोड क्या है, ग्रेटर देन है वी, सॉरी वी फुल लोड जो है वो ज्यादा है वी नो लोड से। ठीक, तो वी फुल लोड क्या है, ज्यादा है वी नो लोड से। ठीक, फ्लैट में आ जाओ तो देखो जितना वी नो लोड है उतना ही वी फुल लोड है लगभग। ठीक, तो यहाँ पे इसको क्या हो लिख दो कि वी नो लोड इक्वल टू है वी फुल लोड के। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, अंडर कंपाउंड मशीन को देख लो यहाँ से। तो नो लोड ज्यादा है और फुल लोड क्या है, फुल लोड कम है। तो इसको भी यहाँ लिख दो। इस केस में अगर इसको मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, वी जो नो लोड है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वी फुल लोड। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई। अब वोल्टेज रेगुलेशन देख लें। वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है उसका फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला जो होता है उसमें जो न्यूमरेटर होता है वो उसके साइन को कंट्रोल करता है, और न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर यहाँ नीचे तो रिफरेंस हो जाता है, रिफरेंस। ठीक, न्यूमरेटर क्या होता है, V एट वोल्टेज एट नो लोड माइनस वोल्टेज एट फुल लोड। ये तो फॉर्मूला बताया था मैंने पुराने लेक्चर में। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे देखोगे, ध्यान से देखना, V नो लोड क्योंकि कम है V फुल लोड से, तो नो लोड माइनस फुल लोड क्या है, नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा इस केस में, नेगेटिव होगा। क्लियर? इस केस में दोनों बराबर हैं तो वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, 0 होगा। और इस केस में नो लोड ज्यादा है फुल लोड से, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
क्लियर हो रहा है? आई होप जी समझ में आ गई होगी किस में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होता है, किस में पॉजिटिव होता है और किस में जीरो होता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। बिल्कुल सेम देखो, ऐसा ही मैंने बताया था तुम्हें, ऐसे ही हम लोगों ने देखा था सीरीज जनरेटर केस में नेगेटिव आया था, शंट के केस में पॉजिटिव आया था, याद होगा। तो देखो क्योंकि ओवर के केस में सीरीज वाला जो जनरेटर है वो हावी है शंट पे, तो ऐसे केस में वोल्टेज रेगुलेशन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, पर उतना नेगेटिव नहीं आएगा जितना कि सीरीज में होगा। ठीक, समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पे अब जरा इसको अगर कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर ओवर कंपाउंड जनरेटर की बात करी जाए, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, ओवर कंपाउंड जनरेटर, तो इसका इसका अगर हम लोग कंपेयर करें वर्सेस सीरीज जनरेटर के मुकाबले, सीरीज जनरेटर, तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा ओवर का वो क्या आएगा, नेगेटिव दोनों का होगा, लेकिन इसका कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सीरीज से। ठीक, इसका भी नेगेटिव होगा, फॉर एग्जांपल इसका अगर -0.5 है तो इसका होगा माइनस का 1.5। समझ में आ गया। तो देखो ये ज़्यादा है, ठीक, और ये कम है। क्लियर हो रहा है, समझ में आ गई होगी ये चीज़। तो देखो वोल्टेज रेगुलेशन दोनों का नेगेटिव होगा, ओवर कंपाउंड मशीन का भी होगा और सीरीज का भी नेगेटिव होगा, लेकिन सीरीज जनरेटर जो होंगे इनका नेगेटिव जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि हाईली नेगेटिव होगा, और ओवर कंपाउंड जो जनरेटर होंगे इनका लेस नेगेटिव होगा। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। नाउ अगर अगेन हम लोग कंपेयर कर लेते हैं शंट को, तो अगर कंपेयर करें हम लोग किसके, अंडर कंपाउंड को कंपेयर करते हैं, अंडर कंपाउंड को वर्सेस शंट के, शंट जनरेटर के। ठीक है, तो अगर इसकी देख लें तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अंडर कंपाउंड, ठीक है, ये क्या होगा, वोल्टेज रेगुलेशन जो ये भी कम होगा वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ शंट से। ठीक, तो ये कैसे होगा, अगर मान लेते हैं शंट जनरेटर का है प्लस में 2, तो इसका जो होगा प्लस में 0.5। क्लियर हो रहा है, इस तरीके से डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक, 0.5 है, प्लस में 1 हो सकता है। ठीक, तो यानी कि लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा, शंट से कम होगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये दो कंपैरिजन थे, यानी कि सीरीज में जाओगे तो नेगेटिव दोनों का होगा, ओवर कंपाउंड जनरेटर का भी नेगेटिव होगा, सीरीज का भी नेगेटिव होगा, लेकिन सीरीज का ज़्यादा नेगेटिव होगा। यानी कि इस केस में अगर सीरीज में बात करी जाए तो इसमें क्या होगा, 1.5% वोल्टेज जो होगा वो प्लस माइनस वेरी करेगा, प्लस में इंक्रीज हो जाएगा, चेंज होगा। जबकि इसमें कितना चेंज होगा, इसमें जो डेल वी का चेंज आएगा वोल्टेज में, यानी जब तुमने पूरा लोड लगा दिया है, चक्की में आटा पूरा डाल दिया है और एक बार चक्की खाली चला रहे हो, दोनों केस में जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा उस चक्की, मतलब उस जनरेटर जो जनरेटर चल रहा है, चक्की को चला रहा है, उसके जो वोल्टेज में डिफरेंस आएगा वो आएगा इसमें तुम्हारे माइनस का 0 यानी 0.5% वोल्टेज का चेंज आएगा, राइज अप होगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, प्लस में। ठीक, वोल्टेज का जो चेंज आएगा, क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही होगी, वोल्टेज में राइज अप हो जाएगा। क्लियर, यानी चलाने से पहले और चलाने के बाद माइनस में, माइनस। ठीक, ऐसे इसकी बात कर लें तो इस केस में क्या है कि तुमने क्या करा है, बल्ब लगाया हुआ है, तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें जो इसमें 0.5% का चेंज आएगा कोई भी लोड ना लगाने पे और लोड लगाने पे, जबकि इसमें कितना आएगा, 2% का चेंज आएगा। क्लियर हो गया। तो यानी कि कंपाउंड जनरेटर जो थे वो अंडर कंपाउंड शंट से अच्छा है, ओवर कंपाउंड सीरीज से अच्छा है, और फ्लैट कंपाउंड का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि शंट और सीरीज दोनों उसके कंपैरिजन में नहीं आते। ठीक, ये चीज समझ में आ गई होगी, कहाँ क्या यूज करना है ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग की, कि हम लोग इनकी कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ बात करने वाले हैं हम लोग कंट्रोलिंग। ठीक, तो देखो मैंने एक कंट्रोलिंग तुम्हें बताई कि अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवर कंपाउंड की क्या खास बात थी, ओवर कंपाउंड में क्या था, सीरीज इफेक्ट को मुझे बढ़ाना है, यानी करना क्या है, कंट्रोल कैसे करना है, सीरीज इफेक्ट। देखो अगर कंपाउंड जनरेटर की बात करी जाए तो वहां पे मैंने उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा, कंपाउंड, फ्लैट और क्या थे, ओवर, सॉरी अंडर, अंडर, ओवर और फ्लैट। तीनों के तीनों केस में मैंने क्या देखा, कौन सी चीज थी जो डोमिनेट, जो डिसाइड कर रही थी, तो डिसाइडिंग फैक्टर, या कह सकता हूँ डिसाइडिंग, जो डिसाइडिंग फैक्टर है, ये मैं अभी शुरुआत में बताया था इसी लेक्चर की, वो कौन है, वो है सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग, ये मैंने अभी शुरुआत में बताया था, तो सीरीज वाइंडिंग है। ठीक, तो एक तरीका तो ये है अंडर कंपाउंड, ओवर कंपाउंड या फ्लैट बनाने का, कि इसको नंबर ऑफ टर्न से कंट्रोल कर लो, यानी कि टर्न्स को कंट्रोल कर लो। कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोल करोगे टर्न्स को। लेकिन ये तरीका जो है ये बहुत ही मैकेनिकल तरीका है, और जनरली जब तुम मार्केट से मोटर खरीद के लाओगे तो कोई भी उसको खोल के उसके टर्न्स चेंज नहीं करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो तरीका है ये इतना ज़्यादा कह सकते हैं इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो उसके लिए दूसरा क्या तरीका निकाला गया, एक इलेक्ट्रिकल तरीका हमें निकालना था, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रिकल तरीका निकाला गया इसको कंट्रोल करने का था, वो था फ्लक्स कंट्रोल, यानी कि फाई सीरीज को अगर हम लोग कंट्रोल कर सकें। और ये कंट्रोल जो है ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन तरीका है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, तो फ्लक्स सीरीज जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको नाम दिया गया डाइवर्टर कंट्रोल, डाइवर्टर
डाइवर्टर कंट्रोल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी मैं आगे जब इसके बाद फर्दर लेक्चर लूंगा स्पीड कंट्रोल के, वहां पे भी ये यूज करूंगा डाइवर्टर कंट्रोल, ठीक है। तो डाइवर्टर कंट्रोल हम लोग यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक। डाइवर्टर कंट्रोल स्टार मार्क कर लेना, इसको बहुत ध्यान से समझना कैसे कंट्रोल करते हैं। इसका मैं पहले बेसिक आइडिया बता देता हूँ। डाइवर्टर का मतलब क्या होता है, सिंपल सी चीज़ है, डाइवर्ट करना। यानी फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं तुम जो हो एक पर्टिकुलर लाइन में जा रहे हो, मैं तुमसे कहूँ तुम यहाँ से ना जाके यहाँ से जाओ, तो मैंने क्या लिखा होगा, तुमने देखा होगा रूट डाइवर्टेड लिखा होता है, रूट डाइवर्टेड, यानी कि रूट जो है आपका डाइवर्टेड, यानी कि रूट जो है वो चेंज कर दिया गया, डाइवर्ट कर दिया गया है। बस यही मेथड हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसका और एक बेसिक समझ लो। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं मेरे एक यहाँ पे करंट जा रहा है आई, और उसके पास दो रास्ते हैं, एक पास ये है और दूसरा पाथ ये है, ठीक। इसका रेजिस्टेंस है R1 और इसका रेजिस्टेंस है R2। अगर R1 ग्रेटर होगा R2 से, यानी कि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है इससे, तो ऑब्वियस सी चीज़ है करंट कहाँ से पास होगा, मैक्सिमम करंट R2 से पास हो जाएगा, क्लियर। और अगर R2 ज़्यादा होगा R1 से, तो मैक्सिमम करंट कहाँ से पास होगा, R1 से पास होगा, R2 से कम करंट पास होगा, ठीक। तो अगर जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस रेजिस्टेंस के पाथ से कम करंट फॉलो होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम फ्लो होता है उस पाथ से। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करते हैं डाइवर्टर कंट्रोल के अंदर। डाइवर्टर कंट्रोल में हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेते हैं और अपने मन के मुताबिक हम लोग उसके रास्ते का क्या करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं हमने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो उससे करंट कम पास होगा, रेजिस्टेंस कम कर दिया तो करंट ज़्यादा पास होगा। यही मेथड मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा, ठीक। तो हमें करना क्या है, जरा इसको समझ लो। हम लोग करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम लोग 5 सीरीज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब सीरीज वाइंडिंग के साथ खास बात क्या है, ये सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग, और ये क्या होती है, आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है, ठीक। तो अगर मैं डायरेक्ट एक रेजिस्टेंस लगा दूंगा यहाँ पे आर का, तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा, वो रेजिस्टेंस इसके जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो करंट है उसको भी अफेक्ट करेगा। क्योंकि देखो अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आर ए का इंक्रीज कर दूंगा तो ऑब्वियस सी चीज़ है यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होने रहेगा, और ऐसे में जो करंट जा रहा होगा आई ए वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि डायरेक्ट रेजिस्टेंस तो मैं नहीं लगा सकता, ठीक। लेकिन अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं लगाओगे तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसे कंट्रोल कैसे करोगे, बात समझ में आ रही है। अच्छा, करंट कंट्रोल हम लोग कर क्यों रहे हैं, तो देखो जो सीरीज वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग को बहुत ध्यान से देखना। सीरीज वाइंडिंग ये जो फ्लक्स बनाएगी, ये जो फ्लक्स बनाएगी 5 सीरीज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई सीरीज के। सिंपल सी चीज़ है कि जितना करंट, ये मैं शुरुआत के बेसिक्स लेक्चर में बता चुका हूँ कि किसी भी मशीन के अंदर जो टोटल करंट फ्लो करता है वही करंट से ही फ्लक्स बनता है। तो अगर मुझे 5 सीरीज को कंट्रोल करना है, क्योंकि हम कंपाउंडिंग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सीरीज वाइंडिंग के अंदर फ्लो होने वाले करंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन अगर हम सीरीज वाइंडिंग के करंट की खास बात क्या होती है, ये इक्वल होता है आई ए के, यानी कि अगर मैं इसको कम करूंगा तो आई ए भी कम हो जाएगा, आई ए कम होगा तो मशीन का पूरा ऑपरेशन ही डिस्टर्ब हो जाएगा, जो जनरेटर है, ठीक। तो इसका जो सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, डाइवर्टर रेजिस्टेंस है, उसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करा। ओके, तो देखते हैं डाइवर्टर रेजिस्टेंस ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो देखो हमने क्या करा, हमने कहा भाई सीरीज वाइंडिंग है ये, सीरीज वाइंडिंग, और इसके साथ जुड़ी हुई है आर्मेचर वाइंडिंग। हमने कहा हम सीरीज के करंट, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आइए, जो कि यहाँ से जनरेटर जनरेट कर रहा है, यहाँ पे लगा हुआ ईजी, ईजी जनरेटर जनरेट कर रहा है, ठीक। तो ये जो आइए करंट फ्लो हो रहा है, हमने कहा हम सीरीज इस आइए को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम सीरीज वाइंडिंग के करंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक लगा देते हैं हम लोग डाइवर्टर रेजिस्टेंस। देखो बहुत ध्यान से, ये रहा, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, यानी कि हम क्या करते हैं रियोस्टेट से इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा आर डाइवर्टर, आर डी कर लो, ठीक। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा आर सीरीज होगा, इसका रेजिस्टेंस आर ए होगा। पैरेलल में तुम्हारे लगी हुई है शंट वाइंडिंग, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पैरेलल में क्या होती है, अगर शॉर्ट शंट ले रहे हैं, अगर फॉर एग्जांपल शॉर्ट शंट ले रहा हूँ, शॉर्ट शंट, तो उस केस में यहाँ नहीं लगा होगा, यहाँ पे लगी होगी शंट वाइंडिंग, ये हो गई शंट वाइंडिंग, ठीक। शंट वाइंडिंग, क्लियर। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस होता है आर शंट, क्लियर, ठीक। और ये सर्किट क्या होगा, ये सर्किट आगे क्या होगा, यहाँ लगा देते हैं लोड, ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है लोड, LOAD। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, इतनी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही, ये लोड लगा हुआ है, लोड के साथ डायरेक्ट टच में है, और ये आपका लोड के साथ ही काम कर रही है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ये तुम्हारा लगा हुआ है लोड, ठीक। ओके, आई होप ये समझ में आ गई होगी किस तरीके से जो इसका सर्किट है, जो इसका सिस्टम है वो डिजाइन करा गया है, ठीक है। तो ये लोड के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, और ये हो गई तुम्हारी शंट वाइंडिंग इस तरीके से कनेक्टेड। क्लियर है, ओके, ठीक है। और ये जो हमने क्या करा, ये लोड की जो वाइंडिंग आई हुई थी, ये जो हमने लोड की वाइंडिंग ली थी, इसको, ये आपकी कनेक्टेड है इस तरीके से यहाँ पे,
क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो ये लोड कनेक्टेड है तुम्हारा, ठीक। ये सिंपल डायग्राम है, जो पुराना डायग्राम था मैंने उसको कंपेयर कर सकते हो, कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा और ये सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक। तो देखो अब क्या है, जो सीरीज वाइंडिंग है वो क्या है, लोड के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, शॉर्ट सर्किट में यही होता है, शॉर्ट शंट में। लॉन्ग शंट होता तो तुम्हारी ये क्या होती, ये शंट में आ जाती, पैरेलल हो जाती इसके, एंड देन कनेक्ट होता, ठीक। ओके, तो देखो खास बात क्या है यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, अगर हम केवल इस सर्किट पे ध्यान दें, यानी कि इतने सर्किट पे ध्यान दें, ठीक है, बाकी चीज हमारे लिए इतनी काम की नहीं है, ठीक। अब क्या हो रहा है, अगर इस सर्किट को मैं अलग से बना लेता हूं, ध्यान से समझना, ये है तुम्हारी सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, इसका रेजिस्टेंस है आर सीरीज, ठीक, आर सीरीज, ओके। और मैंने क्या करा, इसके साथ एक पैरेलल में लगा दिया डाइवर्टर रेजिस्टेंस आर डी, और वो क्या है, वेरिएबल है, ठीक। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अगर मैं आर डी की वैल्यू राइज अप कर जाएगी आर एस ई से, क्लियर हो रहा है, तो यहां तक देखो करंट कितना आ रहा है, आई करंट आ रहा है। अब इसके अंदर जो करंट जाएगा वो जाएगा आई सीरीज करंट, और यहाँ जो जाएगा वो जाएगा आई डाइवर्टर करंट, क्लियर हो गया। तो अगर क्या होगा, अब देखो, अब जो यहाँ पे जो सीरीज वाइंडिंग जो फ्लक्स बनाएगी फाई सीरीज, वो किस पे प्रोपोर्शनल हो गया, अब वो डिपेंड करेगा आई सीरीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हो गया विद डाइवर्टर, अगर तुम डाइवर्टर यूज कर रहे हो, विद डाइवर्टर, क्लियर है। और अगर तुम विदाउट डाइवर्टर जा रहे हो, यानी कि विदाउट डाइवर्टर नॉर्मली, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे क्या था, डाइवर्टर यूज नहीं किया है, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स, जो सीरीज का जो फ्लक्स था फाई सीरीज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई ए के, आर्मेचर के साथ, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ से पीछे क्या है, यहाँ पे आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, और रेजिस्टेंस है उसका आर ए, और करंट है आई ए। तो यहाँ तक करंट सेम आ रहा है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग को हमने टच नहीं करा, ना ही आई ए को चेंज करा है। यहाँ पे हमने क्या करा, आई ए से कहा कि भैया आप दो पार्ट में डिवाइड हो जाओ, और वो जो दो पार्ट्स में जब डिवाइड होगा, तो ऑब्वियस चीज़ें सीरीज वाइंडिंग से जो पास होने वाला पाथ होगा, उसे करंट जो होगा उसे हम कंट्रोल कर लेंगे, और सीरीज का जो करंट कंट्रोल करेंगे उसी से हम इसके फ्लक्स को, यानी कि ये जो फ्लक्स बन रहा है फाई सीरीज, ये बन रहा है फाई सीरीज, इसको भी कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि फाई सीरीज अब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गया आई सीरीज के, ठीक। अब आई सीरीज देखो कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ आई सीरीज, ये कैसे करेंगे, तो देखो, अगर तुम्हारे पास डाइवर्टर रेजिस्टेंस जो है, जल्दी से यहाँ बना लेते हैं एक बार ताकि तुम लोग विजुलाइज कर सको, ये है तुम्हारी सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग, और इसके साथ लगा हुआ है क्या, डाइवर्टर, ये लगा हुआ है आर डी, क्लियर है, और ये हो गया आर सीरीज, ठीक, ध्यान से समझते चलना। अब देखो, अगर आर डी की वैल्यू जो है, यानी डाइवर्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई आर सीरीज से, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर डाइवर्टर रेजिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस पाथ है, ये बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, तो सारा का सारा करंट जो होगा, यानी कि आई सीरीज जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक, क्योंकि डाइवर्टर से कम करंट जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है डाइवर्टर का। वहीं पे क्या हो गया, अगर आर डी की वैल्यू कम हो गई आर सीरीज से, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो सारा का सारा करंट है वो क्या करेगा, लो रेजिस्टेंस पाथ करेगा, हर करंट क्या करता है, लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो ऐसे केस में आई जो डाइवर्टर जाएगा वो क्या होगा, हाई हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, और कह सकते हैं आई जो सीरीज होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक। तो अगर पहली बात करी जाए, अगर आर डी की वैल्यू ग्रेटर हो गई आर सीरीज से, तो ऐसे केस में क्या होगा, ओवर कंपाउंडिंग मोटर वर्क करेगी, ओवर कंपाउंडिंग, क्लियर हो गया। और दूसरा केस, अगर आर डी की वैल्यू कम कर दी हमने आर सीरीज से, ठीक, ये बात समझ में आ गई, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, अंडर कंपाउंडिंग, अंडर कंपाउंडिंग, क्लियर हो गया। तो बात समझ में आ गई होगी, यानी कि अगर हम लोगों ने क्या करा, ये एक तरीका और था, यानी कि इस केस में हमें अगर केवल एक डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, ठीक, हमें कुछ नहीं करना होगा, जो सीरीज वाइंडिंग है उसके जस्ट तुम्हें क्या करना है, एक पैरेलल में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रियोस्टेट से कंट्रोल होने वाला आरडी, यानी कि डाइवर्टर रेजिस्टेंस यूज करेंगे, और सिंपल सा उस रेजिस्टेंस को हम लोग कंट्रोल करके जो फ्लक्स है, यानी कि कंपाउंडिंग इफेक्ट है सीरीज वाइंडिंग का, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट इफेक्टिंग द टर्न्स, यानी कि टर्न्स उसके चेंज करे बिना। टर्न्स जो चेंज करने का मेथड है ये एक इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि एक बार अगर जनरेटर बन गया तो बार बार उसको कोई खोल के उसके टर्न्स को चेंज नहीं करेगा, तो इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, जो सीरीज मशीन है, सॉरी जो आरडी है उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक। तो अगर आरडी की वैल्यू ज़्यादा तो ओवर कंपाउंडिंग, आरडी की वैल्यू कम कर दोगे तो अंडर कंपाउंडिंग तुम्हें करेक्टरिस्टिक डीसी कंपाउंड जनरेटर की देखने को मिलेगी, क्यूमुलेटिव की। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, आप जल्दी से देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन समझ लो, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन इसका क्या होगा, तो कहाँ यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करा जाता है इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, क्लियर है। इंडस्ट्रीज़ में अगर आपको फॉर एग्जांपल ये अगर तुम्हारा जनरेटर है और ये लगा है लोड, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक, क्लियर। अगर इसके बीच की डिस्टेंस जो है, ठीक है, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस क्या है, अगर डिस्टेंस
ज़्यादा है, यानी कि लार्ज डिस्टेंस अगर यूज़ कर रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लार्ज डिस्टेंस में हम लोग यूज़ करते हैं ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर। ओवर कंपाउंडिंग जनरेटर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए ओवर कंपाउंडिंग यूज़ करा जाता है, ताकि यहाँ पे अगर वोल्टेज 220 हुआ है तो यहाँ पे 220 पहुँच जाए। क्यों? क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, राइज अप करेगा, लेकिन रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप होता चला जाएगा, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तुम्हारा जो वोल्टेज रेगुलेशन कर्व जो राइज अप होगा वो कवर कर देगा, और यहाँ पे मुझे एक तरीके से इक्वल वोल्टेज मिल जाएगा। तो लॉन्ग डिस्टेंस में ओवर कंपाउंडिंग, अगर वहीं पे ये डिस्टेंस शॉर्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस है, तो वहां पे कौन सा यूज करें, वहां पे आप यूज करेंगे फ्लैट कंपाउंडिंग जनरेटर। फ्लैट कंपाउंडिंग क्लियर हो गया। फ्लैट कंपाउंडिंग जनरेटर क्या करेंगे, छोटा डिस्टेंस है तो कोई खास वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो हम चाहेंगे कि जितना जनरेट हो रहा है उतना ही लोड को मिलता रहे, चाहे लोड कितना भी लगा हो, तो फ्लैट कंपाउंडिंग जनरेटर हम लोग यूज करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा लॉजिक था, ठीक। आगे चलते हैं। अच्छा, ये मैंने बता दी, ये कौन सा बताया था, शॉर्ट शंट लिया था। बेसिकली जो शॉर्ट शंट हम लोगों ने लिया, लॉन्ग शंट भी ले सकते थे, पर लॉन्ग शंट इसलिए नहीं लिया है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन में बेसिकली हम लोग शॉर्ट शंट ले लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट शंट के केस में जो आर सीरीज वाइंडिंग होती है वो डायरेक्टली लोड के संपर्क में होती है, तो इसलिए कंट्रोल करना थोड़ा ईजी पड़ जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो होते हैं डिफरेंशियल के साथ क्या दिक्कत होगी, अगर डिफरेंशियल ले लेते हैं, डिफरेंशियल की जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी। डिफरेंशियल अगर लोगे, डिफरेंशियल खास बात क्या होती है कि वो जो फाई शंट होता है वो अपोज करता है फाई सीरीज का, ठीक। ऐसे केस में क्या होगा, अगर अब जब सीरीज वाइंडिंग क्या करी, शंट का अपोज कर रही है, तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर तुम लोड को इंक्रीज करोगे, लोड को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आई ए इंक्रीज होगा, आई ए इंक्रीज होगा तो फाई सीरीज जो होगा वो इंक्रीज करेगा, और ऐसे केस में फाई शंट जो होगा वो और ज़्यादा वीक हो जाएगा, क्योंकि एक तो तुम्हारा डीमैग्नेटाइजेशन इफेक्ट अपोज कर रहा है, अब क्या हो रहा है, सीरीज वाइंडिंग भी अपोज करने लग रही है, तो इससे क्या होगा, नेट फ्लक्स कम होता चला जाएगा, और ऐसे में जो जनरेटर होगा वो क्या होगा, कोलैप्स कर जाएगा, वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगा, ठीक। तो ये इसका कुछ जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, बहुत ही तेजी से कोलैप्स कर जाएगा। अगर इसका डायग्राम बना लिया जाए तो ये कुछ इस तरीके का वोल्टेज बनेगा, वोल्टेज रेगुलेशन इन केस ऑफ डिफरेंशियल, तो वीटी से स्टार्ट होगा लेकिन बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, ये हो गया कोलैप्स पॉइंट, कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोड करंट बढ़ाओगे वैसे वैसे सीरीज हो जाएगा। तो एक तो आर्मेचर रिएक्शन दिक्कत कर रहा था, ओमिक लॉसेस भी वोल्टेज ड्रॉप करा रहे थे, अब क्या होगा, अब इनके साथ एक चीज़ और जुड़ जाएगी, फाई सीरीज भी। तो ऐसे केस में जो शंट फ्लक्स होगा वो कब तक मेंटेन रखेगा, मशीन को नहीं चला पाएगा, और जो वोल्टेज रेगुलेशन कर्व है, या कहते हैं एक्सटर्नल कर्व, वोल्टेज जो होगा वो थोड़ा सा जाके डिप करता चला जाएगा, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके यहाँ पे कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक। इसीलिए डिफरेंशियल कंपाउंड जो मशीन होती हैं वो कभी यूज़ नहीं करती, रेयरली यूज़ करी जाती हैं, उनकी इसी कैरेक्टरिस्टिक कारण हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने सिस्टम में, ठीक, जनरली। क्लियर हो गया होगा। तो इसमें अच्छा, जो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो ध्यान रखने वाली है कि अगर मान लेते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस लेता हूँ मैं, अगर हम लोग क्या करें, अगर कंपाउंडिंग जो है, यानी कि अगर हम लोग जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन की बात कर रहे हैं और वहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग जो आई सीरीज है, या कह सकते हैं, और अगर हम लोग कंपाउंडिंग को जीरो कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कंपाउंडिंग को जीरो कर देते हैं तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन होंगी, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन, वो कैसे वर्क करेंगी, वो वर्क करेंगी शंट मशीन की तरह, शंट मशीन की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोट कर लेना, ये बात याद रखना कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंडिंग के इफेक्ट को जीरो कर देते हैं, यानी कि किसी भी तरीके से अगर मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ डाइवर्टर रेजिस्टेंस लगाया था, ये वाला केस है हमारे पास, ये दिस वन, अगर हम लोग क्या करते हैं, डाइवर्टर रेजिस्टेंस आर डी जो है इसकी वैल्यू जीरो कर देते हैं। अगर जीरो कर दोगे यानी कि शॉर्ट कर दिया तुमने, जब शॉर्ट कर दोगे तो सारा का सारा आई ए जो होगा वो कहाँ से पास होगा, वो सारा का सारा आई ए करंट इससे पास हो जाएगा, और सीरीज जो वाइंडिंग है उससे कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, आई सीरीज जो होगी ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, और फाई सीरीज जीरो हो जाएगा। अगर फाई सीरीज और ये सब जीरो कर दोगे तो ऐसे केस में तुम्हारी क्या होगी, जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन थी वो कैसे वर्क करेगी, शंट मशीन की तरह। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि अगर हम लोग कंपाउंडिंग को जीरो कर दें, या फिर सीरीज जो करंट है उसको जीरो कर दें, सीरीज वाइंडिंग करंट को, तो क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर कैसे वर्क करेगा, तो शंट मशीन की तरह वर्क करने लगेगा। इसीलिए देखो, अब जब शंट मशीन की तरह वर्क कर रहा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग बेस जो लेते हैं वो शंट लेते हैं। इसीलिए कंपाउंडिंग का मतलब होता है कितना परसेंटेज ऑफ सीरीज इफेक्ट, यानी कि सीरीज वाइंडिंग का कितना इफेक्ट है ओवर शंट इफेक्ट, ठीक। तो समझ में आ गया होगा।
बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना। ये जल्दी आपको बहुत अजीब टॉपिक है, जल्दी आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ना ही नेट पे इसके ऊपर मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको ये टॉपिक कवर करके समझाने की, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और शंट मशीन जो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मशीन्स होती हैं वो एक्चुअली कैसे बनाई गई, कैसे पिक्चर में आई, इनके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत जगह से डाटा इकट्ठा करके आपको ये समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हो। ठीक, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस लेक्चर को सुनने से पहले इसके प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं उन सबको आप सुन लें, स्पेशली जब जहाँ से मैंने परफॉर्मेंस कर्व या डीसी फैमिली की स्टार्टिंग की बात करी है। डीसी फैमिली से आप सुनते हुए आएँगे तभी आपको ये लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चीज़ें पुराने लेक्चर की जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ की हैं, उनको डिस्कस नहीं किया है। ठीक, तो आप उसको एक बार शुरुआत से लेते हुए आइए। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।